कैसे हैं आप लोग? भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 4 भाग भारतीय संविधान के कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पहले भाग में भाग 1 में हमने पढ़ा था भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्र। सेकंड भाग में हमने पढ़ा था नागरिकता। भाग 3 में हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में हमने पढ़ा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और भाग 4 कै में हमने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे भाग 5 को। भाग 5 संघ के बारे में है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि भाग 5 में हमने पढ़ना क्या क्या है। यहां से प्रश्न आपको मिलते ही मिलते हैं, संभवतः ज्यादातर परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो भाग 5 को हमने 5 अध्यायों में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले ये समझ लो कि जो भाग 5 है संघ, उसके जो 5 अध्याय हैं वो क्या कहते हैं। तो जो पहला अध्याय है उसके अंतर्गत जो आता है वो आता है संघ की कार्यपालिका। क्या है? संघ की कार्यपालिका, आर्टिकल 52 से 78 तक। देखो भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से 151, लगभग इसमें क्या मतलब, इसमें है ही 100 अनुच्छेद। इसमें हमने 100 अनुच्छेद, 100 आर्टिकल को कंप्लीट करना है, जिसमें हमने अध्याय 1 में 52 से 78 अनुच्छेद कंप्लीट करने हैं। और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत 52 से 78 अनुच्छेद में विधियों के अनुसार शासन के संचालन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि विधियों के अनुसार शासन का संचालन कौन कर सकता है, कौन करता है, कानून का संचालन कौन करेगा। तो वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, ये विधि का क्रियान्वयन करेंगे या विधि के अनुसार शासन का संचालन करेंगे। आती है इतनी बात समझ में? देखो आपको पता है संघ में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्री परिषद होती है और एक महान्यायवादी जो सरकार को न्यायिक कार्यों में सहायता देता है, महान्यायवादी। आर्टिकल 52 से 78 हम इसमें पढ़ेंगे अध्याय 1 में। वहीं अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे संघीय विधायिका, जो अनुच्छेद 79 से 122 तक है। संघीय विधायिका यानी कि केंद्र की व्यवस्थापिका, मतलब विधायिका का मतलब यह कि कानून का निर्माण कौन करेगा। तो कानून का निर्माण कौन करता है? विधि का निर्माण राज्यसभा, लोकसभा और आपको पता ही है राष्ट्रपति इसके अंतर्गत आते हैं। और इसे हम सीधे शब्दों में अगर बोला जाए तो संसद भी बोल सकते हैं। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर एक कानून का निर्माण करते हैं। क्लियर है? वहीं अध्याय 3 में आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकता है, किस कंडीशन में अध्यादेश जारी कर सकता है, क्यों जारी कर सकता है, ये हम पढ़ेंगे आर्टिकल 123, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति में। अध्याय 4 जो न्यायपालिका से संबंधित है, जो भारत की न्यायपालिका आपको पता ही है, एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में 124 से 147 अनुच्छेद, 124 आर्टिकल से 147 के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। अध्याय 5 में हम पढ़ेंगे कैग के बारे में। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 148 से 151 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि भारत सरकार का लेखा जोखा रखने वाला, ठीक है, जो वित्तीय लेखा जोखा रखने वाला है उसे हम क्या बोलते हैं? कैग। हम 148 से 151 तक इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये समझ गए होंगे आप कि हमने इन 5 अध्यायों में क्या क्या पढ़ना है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति के बारे में आज मैं थोड़ा संक्षेप में आपको बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में कंप्लीटली आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। मैं इसे मिटा देता हूं, अगर आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिएगा मैं इसे मिटा देता हूं।
चलिए तो शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, देखो अनुच्छेद 52 से 62, देखो अनुच्छेद 52 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ प्रावधान किए गए हैं। आज मैं सिर्फ उन आर्टिकल्स के बारे में आपको बताऊंगा जिसके बारे में राष्ट्रपति जी के लिए प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति के बारे में जो जो प्रावधान किए गए हैं वो इन आर्टिकल में 10 आर्टिकल हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? ये कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर है? कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 52 में। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, लेकिन सिर्फ औपचारिक अध्यक्ष होगा। अगर यहां पर प्रश्न आपको होता है कि भारत की ये संघ की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, अगर वर्ड वास्तविक जुड़ा हुआ है, अगर वास्तविक है, अगर वास्तविक शब्द जुड़ा हुआ है तो इसका सीधा सीधा आंसर जाता है प्रधानमंत्री को। अगर ओनली ये लिखा हुआ है कि भारत की ये संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है तो राष्ट्रपति, या जो संघ की कार्यपालिका है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। कैसे होगा, कौन कौन इलेक्टोरल कॉलेज में रहेंगे, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और वहीं अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 बोलता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या पद्धति क्या होगी, किस प्रकार से चुनाव होगा राष्ट्रपति का, आर्टिकल 55 बोलता है। 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 कहता है पदावधि, मतलब राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है, ये आर्टिकल 56 कहता है, ठीक है। वहीं आर्टिकल 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 वो कहता है पुनः निर्वाचन होने की पात्रता, यानी कि कोई अगर दोबारा निर्वाचित होना चाहता है राष्ट्रपति के पद पर तो क्या वो हो सकता है, तो इसके बारे में आर्टिकल 57 में बताया गया है, ठीक है। सॉरी। वहीं आर्टिकल 58 क्या कहता है, आप ये थोड़ा समझ लो, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा। आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 कहता है कि जो राष्ट्रपति बनेगा उसके लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उसके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, योग्यताएं आर्टिकल 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, शर्तें। और वहीं अनुच्छेद 60 शपथ के बारे में है, राष्ट्रपति की शपथ। वहीं अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में आर्टिकल 61। ये जितने मैं आर्टिकल लिख रहा हूं ये आप समझ लेना, ये आर्टिकल पूछे जाते हैं प्री परीक्षाओं में, तो खासकर यहां से पूछा जाता है कि आर्टिकल 61 में क्या, आर्टिकल 58 में क्या है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना और समझने की भी कोशिश करना। बाकी मैं इसके बारे में आपको डिटेल से 1 बाय 1 आर्टिकल के बारे में डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। और वहीं आर्टिकल 62, आर्टिकल जो 62 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि पद रिक्ति के समय में, यानी कि यदि पद रिक्त है, राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त है तो उसके लिए किस समय चुनाव होना है, कितना समय होना चाहिए चुनाव होने के लिए, ये आर्टिकल 62 बोलता है, ठीक है। तो ये 10 आर्टिकल हैं, इनके बारे में राष्ट्रपति जी के
भारत में राष्ट्रपति के बारे में, इनके बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 10 आर्टिकल आपके समझ में आए होंगे। भाग 5 समझ में आपके आया होगा कि भाग 5 में आपको पढ़ना क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर वही आपको राष्ट्रपति जी के बारे में कंप्लीट डिटेल जो भी जानकारी है, जो भी चाहे बड़ी से बड़ी परीक्षा हो, छोटी छोटी परीक्षा हो, जो भी वहां से प्रश्न बनते हैं, बाकी मैं और उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जितना मैं आपको यहाँ पर बताया हूं ये 10 आर्टिकल और भाग 5 में जो 5 अध्याय हैं उनके बारे में कि क्या क्या हमने पढ़ना है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भाग 5 ही है। भारतीय संविधान में आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा और आप इसे समझिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने भारतीय संविधान के 4 भाग कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो भाग 5 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले हमने पहली वीडियो में भाग 5 के बारे में एक ओवरव्यू ले लिया था कि हमने भाग 5 में क्या क्या पढ़ना है। भाग 5 को 5 अध्यायों में बांटा गया और जो पहला अध्याय है उसमें जो उपबंध किए गए हैं वो राष्ट्रपति के बारे में उपबंध किए गए हैं। आर्टिकल 52 से 78 तक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। लेकिन आज चूंकि मसला सिर्फ राष्ट्रपति को लेकर है तो इसलिए आज हम सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके समझ में आ जाए कि भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है। आज सिर्फ यही हमारा मेन प्रश्न है कि आखिरकार भारत का राष्ट्रपति बन कौन सकता है। क्या आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं? आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा न करके सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आपको पता है कि आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर है। और अनुच्छेद 53 भी क्या कहता है? वो कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्लियर है। मतलब संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रपति। लेकिन अगर प्रश्न ये आता है कि वास्तविक अध्यक्ष कौन होगा तो वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। तो ये 2 आर्टिकल तो आपने पढ़ लिए। और नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि आखिरकार भारत का राष्ट्रपति कौन हो सकता है, तो वह आर्टिकल अनुच्छेद 54 से हम शुरू करेंगे। ठीक है। देखो, भारत का राष्ट्रपति कौन हो सकता है, कौन बन सकता है भारत का राष्ट्रपति? तो उसके लिए अनुच्छेद 58 में उपबंध किए गए। क्या क्या? कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरी बात, वो किसी लाभ के पद पर ना हो। मतलब लाभ के पद कौन कौन से नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संघ के और राज्यों के मंत्री, ये लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। हालांकि वो अलग बात है कि इन्हें कुछ सुविधाएं, इतनी विशेष सुविधाएं मिलती हैं कि वो लाभ ही लाभ है, लेकिन वो लाभ के पद पर नहीं आते। क्लियर है। तो वह व्यक्ति इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन यहीं पर एक और विचित्र बात यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वो व्यक्ति खड़ा तो हो सकता है, लेकिन उसे जो वोट देने वाले व्यक्ति, जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज है, जो निर्वाचक मंडल है, जो निर्वाचक गण है, एक निर्वाचक मंडल होता है आर्टिकल 54 के अनुसार। जो निर्वाचक मंडल है यानी कि जो जो लोग उसे वोट देने वाले, वह व्यक्ति उसे अनुमोदन करें और समर्थन करें। मतलब उन्हीं में से 50 व्यक्ति तो उसे प्रस्तावित करेंगे और 50 व्यक्ति उसे अनुमोदित करेंगे। ये कंडीशन है राष्ट्रपति के इलेक्शन पर खड़े होने के लिए। कौन व्यक्ति हैं? जो व्यक्ति निर्वाचक मंडल में है।
तो पहले ये जान लेते हैं कि निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति हैं। तो निर्वाचक मंडल में जो व्यक्ति हैं वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं। ध्यान रखना, मनोनीत नहीं है, निर्वाचित सदस्य। सेकंड है विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मतलब विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी वोट देते हैं राष्ट्रपति को, जबकि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती है। वोट कौन करते हैं? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को वोट देते हैं। और तीसरे नंबर पर 70वां संविधान संशोधन हुआ था, 70वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992 में। तो उसके अंतर्गत दिल्ली और पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी बोलते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। ये लोग निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति को वोट डालने वाले लोग। आर्टिकल 54 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, लेकिन निर्वाचन जो होगा उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आपको पता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वो वोट नहीं देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। हालांकि वो अलग बात है, जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो यही व्यक्ति जो मनोनीत हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भी भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति को चुनने में वो भाग नहीं लेते, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन राज्य की जो विधानसभाओं के सदस्य हैं, चाहे वो निर्वाचित हैं या मनोनीत हैं, वो राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ठीक है। तो राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 70वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी के भी निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। वोट कौन नहीं देगा? तो वोट कौन नहीं देगा? एक तो जो मनोनीत सदस्य हैं, चाहे तो वो विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य हों, चाहे वो संसद, लोकसभा, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हों, ये लोग वोट नहीं देंगे। और विधान परिषद के दोनों सदस्य, चाहे तो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, वो भी वोट नहीं देंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं करते, क्योंकि भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, कहीं कहीं मतलब द्विसदनीय विधानमंडल है, एक तरफ विधानसभा एक तरफ विधान परिषद, ठीक है। तो ये लोग वोट देने वाले लोग। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात हम करते हैं राष्ट्रपति। ये लोग तो वोट देंगे, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, उसकी जो रीति है, जो पद्धति है, वो क्या है, वो आर्टिकल 55 में बताया गया है। आर्टिकल 55 में क्या गया है? चुनाव की रीति या पद्धति। देखो, राष्ट्रपति का चुनाव आपको पता है निर्वाचन आयोग द्वारा होता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक अधिनियम, एक एक्ट है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। मतलब ये अधिनियम बना था कि जो निर्वाचन आयोग बहुत अपने तरीके से चुनाव कराए गए, लेकिन कुछ और ऐसे उपबंध हैं जो इस अधिनियम में शामिल किए गए, ठीक है। तो आर्टिकल 55 में जो चुनाव की रीति है, वो रीति क्या होगी, किस प्रकार से चुनाव होगा? देखो,
राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य और जो संसद के सदस्यों का मत मूल्य है वो एक समान होगा। मतलब जो अनुपात है संसद के सदस्यों के मत मूल्य का भी और राज्य के विधानसभाओं के मत मूल्य का भी, उनका अनुपात एक रखा जाएगा। मतलब एक रूपता, समतुल्यता उनके मत मूल्य में होनी चाहिए। यह है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरी बात जो इसके साथ शामिल है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा संपन्न होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये ऐसा बोल सकते हैं, ट्रांसफरेबल भी बोल सकते हैं, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा राष्ट्रपति को वोट दिया जाएगा। मतलब ये है कि ये जो वोट दिया जाएगा वो वरीयता के अनुसार दिया जाएगा कि पहले किसे पसंद किया फिर दूसरी किसे पसंद किया। इस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव को संपन्न करवाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पर एक प्रश्न ये बन जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा होगा, जो मैं पीछे अभी जिक्र कर रहा था, तो उस व्यक्ति को कितने लोग अनुमोदित करेंगे, कितने लोग अनुसमर्थन करेंगे, या मतलब कितने लोग प्रस्तावित करेंगे, कितने लोग उसे समर्थन करेंगे। मैं बताया था आपको 1977 में ये डिसाइड हुआ कि 1997 तक 10 व्यक्ति आपको अनुसमर्थन करेंगे, 10 व्यक्ति आपको प्रस्तावित करेंगे। रहा कि 10-10 व्यक्ति आपको समर्थन देंगे, 10 व्यक्ति आपको प्रस्तावित करेंगे और आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन 97 में यही संख्या जो 10-10 की थी वो बढ़ाकर कितनी कर देगी? 97 से ये संख्या 50-50 कर देगी। ठीक है, यानी कि 50 व्यक्ति आपको प्रस्तावित करेंगे, 50 व्यक्ति आपको अनुसमर्थन देंगे। और ये 50 और ये 50 दोनों अलग अलग होने चाहिए। मतलब कुल मिलाकर 100 व्यक्ति जो निर्वाचक गण हैं, जो राष्ट्रपति को चुनाव में वोट डालते हैं, तो ये 100 व्यक्ति अलग अलग होंगे जो अनुसमर्थन करेंगे, 50 व्यक्ति और 50 व्यक्ति प्रस्तावित करेंगे। अब कंडीशन 50-50 की है। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो आपको निर्वाचक गण कम से कम किसी भी राज्य की विधानसभाओं के 50 सदस्य आपको अनुसमर्थन करे, 50 सदस्य आपको जो है प्रस्तावित करें, यानी 100 विधायक आपको जानेंगे या 100 एमपीज आपको जानेंगे, ये दोनों मिलाकर 50 विधायक 50 एमपीज आपको जानेंगे, तब जाकर आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो यहां पर एक देखने वाली बात यह भी है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में आखिर जीतता कौन है। तो आज तक यही रहा है कि जो सरकार समर्थित व्यक्ति होता है वही राष्ट्रपति के इलेक्शन में चुनाव जीतता है। मतलब जो सत्ता पक्ष है अगर वो किसी व्यक्ति को लेकर आ रही है तो वही व्यक्ति अमूमन इलेक्शन जीतता है। लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी और बीबी गिरी के मामले में ये हो नहीं पाया था, क्योंकि 1969 में जो नीलम संजीवा रेड्डी थी, जो कांग्रेस समर्थित गवर्नमेंट थी, वो लेके आए थे नीलम संजीवा रेड्डी को, और जो इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी थोड़ा सोचते थे कि नीलम संजीवा रेड्डी अगर ये बनेंगे राष्ट्रपति तो मेरे काम में थोड़ी अड़चन आ सकती है, तो वो बीबी गिरी को लेके आई और बीबी गिरी इलेक्शन जीते, नीलम संजीवा रेड्डी इलेक्शन हारे। ऐसा पहली बार हुआ जो सरकार समर्थित व्यक्ति इलेक्शन नहीं जीत पाया। और बीबी गिरी को इलेक्शन जीतने के लिए यह भी कहा जाता है कि अंतःकरण की आवाज पर वो चुनाव हुआ।
अंतःकरण की आवाज का मतलब है कि उन्होंने अपील की लोगों से कि अपने मन से, मतलब अपने मन से मुझे वोट देना, क्योंकि राष्ट्रपति को वोट आप दे रहे हो, आप किसी सरकार को वोट नहीं दे रहे हो, आप एक ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हो जो आपके देश का राष्ट्रपति बनेगा। तो बीबी गिरी आखिरकार राष्ट्रपति बने और नीलम संजीवा रेड्डी हारे। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि जो है और कोई व्यक्ति सरकार समर्थित अगर आया हो वो चुनाव ना जीता हो। अधिकतर सरकार समर्थित व्यक्ति ही चुनाव जीतता है। ठीक है, तो कितने कितने व्यक्ति की जरूरत है? 50-50। 50 व्यक्ति आपको प्रस्तावित करेंगे, 50 व्यक्ति आपको अनुसमर्थित करेंगे। तो यहां पर एक और मेन खास बात यह आती है कि चुनाव जो संपन्न होता है तो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य हम कैसे निकालते हैं, सांसद के मत मूल्य कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान ये किया गया है कि यदि किसी राज्य के विधान सभा के सदस्य, मतलब वो भी कितना सदस्य है? एक सदस्य, ये भी ध्यान रखना, एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? का मत मूल्य, तो मत मूल्य निकालेंगे उस राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, फिर हम 1000 से भाग कर देंगे। तो हमारे पास एक सदस्य के, उस राज्य के एक सदस्य के मत का मूल्य निकल कर आ जाएगा। और यदि हमें पूरे उस राज्य के सारे ही सदस्यों का मत मूल्य जानना हो तो क्या करेंगे हम? तो उस राज्य के सारे सदस्यों का मत मूल्य जानने के लिए हम उस राज्य के एक सदस्य के मत मूल्य को उस राज्य के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास उस राज्य के सारे सदस्यों का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। और एक बात और है, यहां पर जो जनसंख्या रखी गई है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, कि जनसंख्या कौन सी मानी जाएगी, मतलब उस राज्य की जनसंख्या का आधार वर्ष तो 1971 में जो जनगणना हुई थी, जो 1971 में जनगणना हुई थी, ये वही जनसंख्या यहां पर रखी जाएगी। ठीक है, समय समय पर इसे बढ़ाया गया कि 1971 की जनगणना का आधार जो रखा गया है वो 2026 तक यही रहेगा। 2026 वाला कब ये हुआ? ये 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में, और ये बताया गया कि 2026 तक 1971 की जनगणना का आधार वर्ष ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए माना जाएगा। आती है इतनी बात समझे? वहीं पर यदि ये तो विधानसभा के सदस्य का मूल्य हो गया, वहीं पर यदि एमपीज यानी कि संसद के सदस्य का मूल्य, संसद के यहां पर भी एक सदस्य का मूल्य आएगा। संसद के एक सदस्य का मत मूल्य हम कैसे निकालेंगे? संसद के एक सदस्य का मत मूल्य हम निकालेंगे, यहां पर हम निकालेंगे संसद के एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? तो सभी राज्यों की निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, ठीक है, बटे संसद के सदस्यों की संख्या। मतलब सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य कितना था? सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्यों या विधानसभा, यहां पर लिख लीजिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य कितना आता है? वो आता है 59474।
इंटू संसद के सदस्य कितने हैं, कितने संसद के सदस्य हैं आपको पता होगा। लोकसभा में कितने सदस्य हैं, लोकसभा के कितने सदस्यों के लिए इलेक्शन होता है 543 और राज्यसभा के 233, तो कितना हुआ 6 7 776। हम 776 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा लगभग 708। ये आया संसद के एक सदस्य का मूल्य। क्या है संसद के एक सदस्य का मूल्य, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि संसद के सारे सदस्यों का मत मूल्य कितना आएगा 708 इंटू 776 को हम गुणा कर देंगे तो 5494। देखो ये जो है 5,49,474 ये समस्त राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य है। और इतना ही मत मूल्य संसद के सदस्यों का मत मूल्य है। आपको पता चल गया कि संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य 708 आता है और अगर हम वहीं अगर संसद के सारे सदस्यों का मत मूल्य निकालेंगे 549474 आता है, ठीक है। और वहीं अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका की, तो अमेरिका में हमारे यहाँ टोटल देखो, हमारे यहाँ टोटल कितने व्यक्ति वोट डालते हैं 4,896। कितने वोट डालते हैं हमारे यहाँ 4,896, 4,896 वोट हमारे यहाँ डालते हैं। और वहीं अमेरिका में कितने व्यक्ति वोट डालते हैं, अमेरिका में 57, जिनमें से 4,120 व्यक्ति तो हो गए विधानसभा, ठीक है, विधानसभा से, और लोकसभा से आपको पता ही है 543 और राज्यसभा से 233। यहां पर इसे टोटल कर देते हैं, या 6 या 9 और 5 1 6 2 8 और 4, ठीक है। 4,896 सॉरी 4,896 व्यक्ति हमारे वोट डालते हैं। और अमेरिका में कितने वोट डालते हैं ओनली 57, ठीक है। वहां वोट की वैल्यू अमेरिका में 538 और हमारे यहाँ वोट की वैल्यू आपको पता ही है। हमारे वोट की वैल्यू कितनी है, हमारे यहाँ वोट की वैल्यू जो आती है निकल कर वो आती है जनसंख्या के हिसाब से, मतलब हर राज्य के जनसंख्या के हर राज्य के जो विधायक उसकी जो वोट वैल्यू वो अलग आती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो यूपी उत्तर प्रदेश के एक विधायक की जो वोट की वैल्यू आती है वो आती है 208। कितनी आती है 208। वहीं पर तमिलनाडु की जो वोट की वैल्यू आती है 176। झारखंड की वोट की वैल्यू और तमिलनाडु की वोट की वैल्यू बराबर 176 आती है। बिहार के एक विधायक के वोट की वैल्यू 175 आती है। लेकिन सबसे कम राज्यों में सबसे कम जो वोट की वैल्यू आती है हमारे भारत में वो आती है सिक्किम की। सिक्किम के एक विधायक की वोट की वैल्यू कितनी है 7। तो ये आपको नहीं लगता ये संवैधानिक है कि एक व्यक्ति की जो वोट की वैल्यू है वो 208 है और ये व्यक्ति की जो वोट की वैल्यू है वो 7 है। तो यदि उत्तर प्रदेश वाले किसी पार्टी समर्थित हैं और वो राष्ट्रपति को वोट देंगे तो राष्ट्रपति तो उन्हीं के अनुसार बनेगा ना, सिक्किम वालों के अनुसार तो नहीं बन सकता। तो इस प्रकार की कुछ कमियां हैं हमारे भारतीय संविधान में जिन्हें दूर करने की समय समय पर कोशिश होती रही है, ठीक है। और उससे कम फिर अरुणाचल प्रदेश की आती है वोट की वैल्यू 8। तो देखो कहां यूपी 208, कहां सिक्किम अरुणाचल प्रदेश 7-8, यहीं पर सिमट गए। इनकी वोट की वैल्यू कितनी कम है, यूपी कितनी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। अगर वर्तमान की जनसंख्या जोड़ दी जाए कि 2021 या सॉरी जो पीछे हुई है जनगणना की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो आपको पता है फिर यूपी का क्या हाल होगा। यूपी की जो विधायक की वोट वैल्यू वो कितनी आएगी, तो इसका कैलकुलेशन करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ये वोट की वैल्यू आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वोट की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। वोट देने वाले आ गए। वोट कौन कौन देंगे ये भी हमें मालूम पड़ गया, लेकिन वोट देंगे कैसे, मेन बात ये। अब यहां पर जो सिस्टम है वो अन्य जो इलेक्शन होते हैं चाहे विधानसभा का हो लोकसभा का हो उसकी तरह यहां पर इलेक्शन नहीं है कि जो आगे निकला वो जीत गया।
जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधायक का इलेक्शन होता है, तो वहां पर जिसने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किए वो इलेक्शन जीत जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो सिस्टम है वो क्या है, यहाँ पर चक्रीय गणना होती है। वरीयता के अनुसार आपको वोट देना होता है, वरीयता के अनुसार आपको जो है प्रेफरेंस देनी होती है। ठीक है, तो यहां पर पहले समझ लेते हैं अभी की जो है इनकी जो मतगणना है राष्ट्रपति की वो कैसे होती है। देखो, राष्ट्रपति का इलेक्शन जीतने के लिए उसे न्यूनतम कोटा प्राप्त करना पड़ता है। न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होगा राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। न्यूनतम कोटा का मतलब क्या है, आधे से एक अधिक, यानी कि 50, यदि कि 100 वोट हैं, 100 वोट में 50 + 1 बराबर 51 उसे हासिल करने पड़ेंगे। ठीक है, आधे से एक अधिक उसे न्यूनतम कोटा बोलते हैं। न्यूनतम कोटा उसे प्राप्त करना होगा। अब जैसे सपोज करो कि 4 व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हैं। कितने व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हैं, पहले थोड़ा समझ लीजिए। कितने व्यक्ति इलेक्शन में खड़े हैं, 4 व्यक्ति, ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 व्यक्ति इलेक्शन में खड़े। अब आप चले गए वोट देने। ठीक है, इन 4 व्यक्तियों में जब आप वोट देने जाओगे तो आप प्रेफरेंस के हिसाब से वोट दो। आप इन चारों को वोट दोगे और इन चारों को, अगर सपोज करो कि 100 वोट हैं, मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। 100 वोट हैं, ए को 40 वोट, बी को 30, सी को 20 और डी को 10। 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100। करेक्ट है। अगर इतने वोट मिले तो यहां पर 100 वोटों का आधे से अधिक कितना हो रहा है, 51। तो 51 तो किसी को नहीं मिले, तो इसका मतलब वो इलेक्शन जीता नहीं यहां पर। तो यहां पर फिर क्या होगा, जो जिसे सबसे कम वोट मिलते हैं उससे राष्ट्रपति की रेस से बाहर कर दिया जाता है, और जो उसके वोट होते हैं उनमें फिर द्वितीय वरीयता का क्रम देखा जाता है कि उन्होंने सेकंड वरीयता, जो 10 वोट हैं, इन्होंने जो सेकंड वरीयता किसे किसे दी थी। जैसे कि अगर डी को 10 वोट मिले हैं तो डी को खत्म कर दिया जाएगा यहां से। ठीक है, अब डी को खत्म कर देगा। डी के वोट कितने थे, डी के वोट थे 10। अब ये 10 वोट किसे किसे बटे, या तो ए को मिलेंगे, या बी को मिलेंगे, या सी को मिलेंगे। हो सकता है ए को 5 वोट मिले हों, बी को 3 मिले हों, सी को 2 मिले हों। 5, 3, 8 और 2, 10। और ये वोट अगर यहां पर जोड़ दिए जाएं, 40 प्लस ए को कितने हैं, 5। ठीक है, बी को कितने हैं, 3, और सी को कितने हैं, 2। तो यहां कितने हुए, 22, यहां कितने हुए, 33, और यहां कितने हुए, 45। तो अभी भी नहीं जीते, 51 तो किसी के अभी भी नहीं हुए। तो इलेक्शन आखिर जीता कौन, तो ये आपको पता ही है कि वरीयता का क्रम। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जिसे सबसे कम वोट मिले हैं, सी को 22 मिले थे, उसे समाप्त कर दिया जाएगा रेस से। अब कितने व्यक्ति बचे, 2 व्यक्ति बचे, ए और बी, और सी के पास कितने वोट थे, सी के पास वोट थे 22। अब इसकी सेकंड क्रम देखा जाएगा, तो सी के जो 22 वोट हैं या तो ए को मिले होंगे या बी को मिले होंगे। 22 वोट हैं, इन 22 वोटों में से ए को कितने मिले, सपोज करो कि ए को मिल गए यहां से जो है 15 वोट, बी को कितने मिले, 7 वोट। तो ए को अगर मैं यहां पर 15 जोड़ दूं तो ये कितना होगा, और यहां मैं अगर 7 जोड़ दूं तो ये कितना हुआ, 7 और 33, ये तो 40 रह गया, और ये कितना हो गया, 60। तो इलेक्शन कौन जीता, ए। ये सिस्टम है राष्ट्रपति के इलेक्शन का। तो कौन जीतेगा, ए जीतेगा। ये नहीं कि जब तक उसका न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो जाता, आधे से एक अधिक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक वो क्रम चलता रहेगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है पहले ही चक्र की गणना में, क्योंकि 2 ही ज्यादातर मेन व्यक्ति रहते हैं, फाइनल हो जाता है। लेकिन द्वितीय चक्र की गणना में जो आज तक राष्ट्रपति जीते वो कौन थे, बीवी गिरी। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा प्राप्त करना और इलेक्शन। तो राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर ये कुछ बातें थी। वहीं पर आर्टिकल 56 की भी बात कर लेते हैं। 56, आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी, थोड़ा सुनना आप। पदावधि यानी वो कितने टाइम तक राष्ट्रपति रहेगा, 5 वर्ष तक, 5 वर्ष।
ठीक है, 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति रहे। वो कभी भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। किसे दे सकता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और उससे पहले भी अपने 5 वर्ष पूरे होने से पहले से भी त्यागपत्र दे सकता है। और यदि उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, अभी हम पढ़ेंगे 61 आर्टिकल 61 में कि किस तरीके से उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। लेकिन यहां पर अगर राष्ट्रपति 2 या 3 वर्ष तक रहा और अचानक से उसकी डेथ हो जाए या त्यागपत्र दे दे, तो उस स्थिति में क्या होगा? देखो, संविधान में सीधा सीधा लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का इलेक्शन हर हाल में जो डेट निश्चित की गई है उस डेट पर होकर रहेगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, राष्ट्रपति का इलेक्शन होकर रहेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। लेकिन अगर इन केस बीच में कुछ हो जाए तो नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा वो 6 महीने में के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, नए राष्ट्रपति के इलेक्शन। और जो नया राष्ट्रपति चुना जाएगा, यदि पहले राष्ट्रपति ने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं तो सेकेंड इलेक्शन जब होगा नए राष्ट्रपति के लिए तो वो 2 वर्ष के लिए नहीं चुना जाएगा, वो फिर पुनः 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। आती है इतनी बात समझ में? तो यहीं पर राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर कई प्रकार की भ्रांति ये भी है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में अगर सपोज करो कि किसी राज्य की विधानसभा उस समय भंग है जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होने वाला है, तो क्या राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा? तो बिल्कुल होगा। इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि किसी राज्य की विधानसभा भंग थी इसलिए राष्ट्रपति का इलेक्शन अवैध है। नहीं, राष्ट्रपति का इलेक्शन वैध माना जाएगा, चाहे भले ही किसी राज्य की विधानसभा भंग हो। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पदावधि आपको मालूम पड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 57 में है पुनः निर्वाचन। देखो, हमारे भारत का राष्ट्रपति कितनी ही बार इलेक्शन लड़ सकता है, जबकि अमेरिका में वहां सिर्फ 2 बार इलेक्शन लड़ सकता है। कितनी बार? 2 बार। हमारे राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अमेरिका में 4 वर्ष का होता है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ परंपरागत रूप से राष्ट्रपति जो एक बार बन जाता है वो दोबारा इलेक्शन लड़ता नहीं है। इसके पीछे क्या है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्शन लड़े थे फर्स्ट वाला, और उसके बाद जो सेकंड का नंबर आया 1957 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी में थोड़े मतभेद हो गए। तो जवाहरलाल नेहरू जी उसके लिए एक अध्यादेश भी लाने के तैयार थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि ऐसा अध्यादेश मत लाइए, मैं अगली बार इलेक्शन पर नहीं खड़ा होऊंगा। तो परंपरागत बात अभी भी चली आ रही कि हमारे कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो एक ही बार जो है इलेक्शन पर खड़ा होता है और फिर दोबारा किसी नेक्स्ट को जो है मौका दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन संविधान मौन है पुनर्निर्वाचन पर। ये मैं आपको बता देता हूं कि संविधान यहाँ पर बिल्कुल कुछ कहता नहीं है। परंपरागत रूप से चला आ रहा है कि एक बार इलेक्शन पे आप खड़े हो गए, एक बार राष्ट्रपति बन के दोबारा मतलब नहीं है, एक बार में आपने सारी सुख सुविधाएं भोग ली। ठीक है, वहीं अनुच्छेद 58 मैंने आपको बताया, ये 58 में क्या है कि विशेषताएं, योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। अनुच्छेद 59 ये है शर्तें। मतलब शर्तें ये हैं कि यदि आपको राष्ट्रपति के इलेक्शन पर खड़ा होना है तो निर्वाचन की तिथि से, यदि आप किसी सदन के सदस्य हैं, किसी भी मतलब जो है विधानसभा में आप कहीं सदस्य हैं या संसद में कहीं आप सदस्य हैं, तो आप निर्वाचन की तिथि से आपका पद खाली समझा जाएगा। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब यह है, यदि आप राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो आपको कोई अन्य पद ग्रहण करने की अनुमति नहीं होगी, आप कोई दूसरा पद ग्रहण कर ही नहीं सकते। ये शर्तें हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन को लेकर। ठीक है, और वहीं आर्टिकल 60 में क्या है, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। अनुसूची 3 में आपको मालूम है शपथ का उल्लेख है, कई अधिकारियों के बारे में शपथ का उल्लेख है, लेकिन आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति शपथ का उल्लेख नहीं है, ना ही राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है और ना ही वहां पर जो है उपराष्ट्रपति शपथ का उल्लेख है। इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। इन्हें परिरक्षण, संरक्षण और अक्षुषण संविधान को बनाए रखने की शपथ लेनी पड़ती है।
इनकी जो शपथ है वो संविधान को परिरक्षण, अशोषण और संरक्षित रखने की शपथ ये लोग लेते हैं। ठीक है, तो इनके लिए अलग प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 60। वहीं पर जो एक महत्वपूर्ण और आर्टिकल आ जाता है वो आ जाता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या कहता है? अनुच्छेद 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब यदि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, ठीक है, तो उस पर अब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। यदि कोई भी सदन 1/4 सदस्यों से प्रस्ताव पारित कर दे और उस सदन के 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को पारित कर दें और फिर वो नेक्स्ट सदन में चला जाए, वहां के भी सदस्य अगर 2/3 सदस्य अगर उस प्रस्ताव को पास कर दे, उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो राष्ट्रपति का पद उसी समय से खाली समझा जाएगा। हालांकि उसके पीछे प्रावधान है कि राष्ट्रपति को ऐसा करने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद आपको पता है 62, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि पद रिक्ति के बारे में है। पद रिक्ति की कितने समय में इलेक्शन हो जाएगा राष्ट्रपति का? अगर पद खाली है तो 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन होना आवश्यक है। 6 माह से ज्यादा राष्ट्रपति के पद को हम खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, देखो हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति बनता है, अगर वो किसी कारण से अपना पद छोड़ दे या एक्सपायर हो जाए तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में अगर वहां का राष्ट्रपति एक्सपायर हो जाए या अपना पद छोड़ दे तो जो वहां का उपराष्ट्रपति होता है वो ही राष्ट्रपति बन जाता है। फिर वहां इलेक्शन की संभावना नहीं है। वहां हमारे यहाँ तो एक बार को 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराया जाएगा, लेकिन अमेरिका जैसे देश में वहां पर जो उपराष्ट्रपति वही राष्ट्रपति हो जाता है। और हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन 6 माह के भीतर भीतर हस्ताक्षर भी 6 माह के भीतर भीतर इलेक्शन भी कराना होगा। ऐसा प्रावधान है पद रिक्ति के समय में। मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रपति बनेगा तो जो अगले राष्ट्रपति बनेगा वो 5 वर्ष के लिए ही चुना जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित जो डिस्प्यूट है उन्हें सुधारने की बात की गई है कि यदि देखो राष्ट्रपति का इलेक्शन 20 जुलाई को हो जाता है, 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति शपथ ले लेता है और जो पुराना राष्ट्रपति है वो जब तक अपना पद नहीं छोड़ता जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। क्लियर है? तो ये जो बीच में 4 दिन बचते हैं हमारे पास कि 20 जुलाई को इलेक्शन और 24 जुलाई तक का समय, जो 4 दिन है, 25 को तो शपथ लेनी है, वो 4 दिन हमारे पास उस व्यवस्था को मैनेज करने के लिए रहते हैं कि कुछ लोग जैसे कि इलेक्शन में आरोप लगाते हैं, हालांकि जो हारते हैं इलेक्शन उन्हें ये दुख रहता ही है या उन्हें ऐसा लगता है कि इलेक्शन सही नहीं हुआ, इलेक्शन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, तो वो उस प्रक्रिया के अंतर्गत कि अगर कोई ऐसी बात आती है तो आर्टिकल 71 ये कहता है कि उन 4 दिन में उस डिस्प्यूट को हम सुलझा लेंगे। ठीक है, और 25 जुलाई को राष्ट्रपति नया राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता है और जो पहला राष्ट्रपति होता है वो अपने पद को छोड़ता है। तो ये राष्ट्रपति को चुनाव को लेकर भारत की में प्रक्रिया है। ठीक है, आर्टिकल 71 आपको पता राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जो भी डिस्प्यूट है उन्हें सुलझाने की बात कही गई है। तो जो आर्टिकल्स थे भारत के राष्ट्रपति को लेकर वो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, कि राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां मिली हुई हैं। आज लेक्चर खत्म होता है आज यहीं पर। नेक्स्ट हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की जो अन्य शक्तियां उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू। संविधान को पढ़ रहे हैं जिसके चलते आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। सिविल सर्विस की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी ही रहती है। तो भारतीय संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को कुछ व्यापक शक्तियां दी हैं, जैसे कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, सैन्य शक्तियां, राजनयिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्ति की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्ति, देखो मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं किस शक्ति के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल्स है, मैंने ये आर्टिकल्स लिखे हैं, इन्हें भी आप देख लीजिएगा। कई बार बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप लिख के पढ़ा दिया करो, तो इसलिए मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये ध्यान में रहे। 1-2 बार आप इसे देख लेंगे, खाली देखने से आपको ये आर्टिकल याद भी हो जाएंगे। तो मैंने लिखा है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में।
अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इस शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार करेगा, अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ प्राधिकारियों का मतलब है मंत्रिमंडल से, यानी कि मंत्रिमंडल के सहयोग से वह इस शक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक है, वहीं आर्टिकल 77 क्या कहता है, जो कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है कि सरकार के समस्त कार्य, कंप्लीटली जो कृत्य हैं सरकार के, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मतलब कोई भी सरकार निर्णय लेगी, सारे के सारे निर्णय राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 क्या कहता है, संघ के मामलों में राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब राष्ट्रपति संघ के जो मंत्री हैं उनके प्रशासन और उनके निर्णयों के संबंध में जानकारी मांग सकता है, और ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो ऐसी जानकारी जो राष्ट्रपति डिमांड कर रहा है वो जानकारी राष्ट्रपति को दे। आर्टिकल 78 के अनुसार राष्ट्रपति को संघ के मामलों में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, यहां से प्रश्न बना भी है, इसलिए यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण लिख देता हूं, इंपोर्टेंट लिख देता हूं। वहीं हम बात करते हैं विधायी शक्ति की, लेजिस्लेटिव पावर की। ठीक है, देखो ये तो थी कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर, ये है लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति की हम बात करें, आपको पता होगा कि जो संसद है, संसद का गठन 3 अंगों से मिलकर बना है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों मिलकर संसद का गठन करते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं जिसके अंतर्गत वह संसद के सदनों का सत्रावसान और आहूत करने का अधिकार रखता है। यानी कि संसद के सत्र को बुला सकता है और उनका सत्रावसान भी कर सकता है। लेकिन संसद के एक सत्र से अगले सत्र के बीच कम से कम 6 माह का समय होना चाहिए, यानी कि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह का समय होना चाहिए, या फिर संसद के 2 सत्र एक साल में सिर्फ 2 ही सत्र संसद के हो सकते हैं। ऐसा अधिकार किसे है, राष्ट्रपति को है। ठीक है, वही हम बात करते हैं आर्टिकल 108। देखो 108 काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। कैसा अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, संयुक्त अधिवेशन। किस कंडीशन में बुला सकता है राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन, जब साधारण विधेयक पर या वित्त विधेयक पर दोनों सदनों की सहमति ना बन रही हो। उस स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। आर्टिकल 118 के क्लोज 4 के अनुसार लोकसभा का स्पीकर उस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कई बार यहां से प्रश्न बना है, इसे भी मैं यहां पर इंपोर्टेंट लिख देता हूं कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। आर्टिकल 108। किस स्थिति में, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक, धन विधेयक हो या संविधान संशोधन विधेयक हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार नहीं है। अब तक भारत में सिर्फ 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। कब कब बुलाया गया है, पहला बुलाया गया है 1961, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, दहेज निरोधक अधिनियम के तहत। दूसरा बुलाया गया है 1978 बैंकिंग अधिनियम के तहत, और तीसरा 2002 पोटा, जब आतंकवाद निरोधी अधिनियम के तहत चर्चा हो रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया था। 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया था। तो अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1978 में बैंकिंग अधिनियम, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पोटा के लिए, यानी कि आतंकवाद निरोधी अधिनियम के तहत चर्चा करने के लिए। ठीक है, अब तक भारत में कितनी बार बुलाया गया, संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया गया है, 3 बार। क्लियर है। वही बात करते हैं राष्ट्रपति को, आर्टिकल 1, 2, 3। देखो ये इतना महत्वपूर्ण है, यहां से अलग से प्रश्न बन जाता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है, मतलब संसद के जो सदन है कोई भी सत्र में ना हो, ना लोकसभा सत्र में हो ना राज्यसभा सत्र में हो। हालांकि अगर एक भी हो तब भी कुछ नहीं, क्योंकि एक सदन भी अगर सत्र में है तब भी कानून नहीं बनता है, कानून को दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। ठीक है, तो उस स्थिति में और राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए कि अविलंब कार्रवाई आवश्यक है, कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी जरूरी है, अदरवाइज जो है घटना बढ़ सकती है, कुछ भी ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। और उसका जो विश्वास है
उसका विश्वास है उस मंत्रिमंडल से, वो मंत्रिमंडल को अगर विश्वास है कि हाँ एविलम कार्रवाई आवश्यक है और संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत एक अध्यादेश पारित कर सकता है। और इसी अध्यादेश की जो शक्ति है, इस अध्यादेश की शक्ति भी वही रहती है जो संसद के द्वारा तैयार किसी अधिनियम की होती है। और ये कितने दिनों तक रहता है? ये अगला जो सत्र बैठेगा 6 माह बाद बैठेगा, और 6 सप्ताह तक अगर वो सत्र बैठ गया और 6 सप्ताह तक सदन अगर उसे अनुमोदित नहीं करता है तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। और राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे पहले भी समाप्त कर सकता है, लेकिन इसका जो पूरा टाइम माना जाएगा वो 6 माह प्लस 6 सप्ताह तक ये रहता है। ठीक है, हालांकि उससे पहले भी ये खत्म हो सकता है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि कितनी समय तक इसकी अवधि है, और इसके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो वैध घोषित होंगे, अवैध नहीं होने के। ठीक है, तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को ये विधायी शक्ति है कि वो जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं न्यायिक शक्तियां, यानी कि जुडिशियल पावर। ठीक है, विधायी शक्ति हमारी होगी जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में क्या है? देखो, आपने पढ़ा होगा राज्य के नीति नीतिशक तत्व में आर्टिकल 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका बिल्कुल पृथक है अनुच्छेद 50 के अनुसार, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति को कुछ ऐसे न्यायिक अधिकार दे दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति को ये शक्ति प्राप्त है क्षमादान की। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जिसने कोई भी ऐसा घिनौना या कोई भी ऐसा अपराध किया है जिसमें मतलब जो है वो क्षमा चाहता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे क्षमा कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। वो किसी व्यक्ति को जिसने अपराध किया उसे क्षमा कर सकता है। मतलब उसकी क्षमा का अभिप्राय इस बात से है कि वो संपूर्ण का संपूर्ण से माफ कर सकता है, जैसे कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं है। प्रेविलम कर सकता है। प्रेविलम का मतलब है कि जैसे उसका जो उसे जो मिली हुई सजा है उस सजा को निलंबित कर सकता है, प्रेविलम कर सकता है। ठीक है, परिहार कर सकता है, मतलब सजा की प्रकृति में परिवर्तन न करते हुए सजा को कम कर सकता है। और लघुकरण कर सकता है, मतलब सजा को कम कर सकता है। ठीक है, मतलब कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है, लघुकरण कर सकता है। तो इस शक्ति प्राप्त राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत। वहीं अगर मैं राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत शक्ति प्राप्त है क्षमादान की, लेकिन राज्यपाल 161 के तहत मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को मृत्युदंड को क्षमा करने की भी शक्ति प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल जो सेना न्यायालय है, सेना के द्वारा दिए हुए दंड को क्षमा नहीं कर सकता, जबकि राष्ट्रपति सेना न्यायालय द्वारा दिए हुए दंड को भी क्षमा कर सकता है। यानी कि जो कोर्ट मार्शल होते हैं उन्हें भी क्षमा करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, वहीं नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 143। देखो काफी महत्वपूर्ण है, मैं यहाँ इंपोर्टेंट लिख देता हूं। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार है किसे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? 143। कई बार प्रश्न यहाँ से बना कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार है। देखो यदि कोई ऐसा प्रश्न विधि संबंधित है जिस पर राय लेना जरूरी है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। वो अलग बात है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने, उसके परामर्श को माने या नहीं माने, वो बाध्य नहीं है। ऐसा किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार है किसे? राष्ट्रपति को। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं वित्तीय शक्तियां, यानी कि फाइनेंशियल पावर। आपको पता ही है कि अनुच्छेद 112 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति आय व्यय का विवरण, जिसे क्या बोलते हैं? बजट। बजट का शब्द हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। कौन रखवाता है? राष्ट्रपति रखवाता है बजट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष। किस आर्टिकल के तहत रखवाता है? 112। आपको पता भी होगा कि जो बजट पेश होता है, अब 1 फरवरी को बजट पेश होता है, तो वो आर्टिकल 112 के तहत ही है। ठीक है, 2017 से अब रेल बजट और आम बजट को एक कर दिया गया है। जो 1924 में अलग अलग कर दिए गए थे रेल बजट और आम बजट, अब 2017 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इन दोनों को एक कर दिया, तो अब ये एक ही बजट भारत में पेश होता है। ठीक है, कब से क्या है दोनों को एक बजट? 2017 से किया है। और देखो अनुच्छेद 280, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, मतलब
280 के तहत राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है और इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये 5 सदस्य इसमें होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल मिलाकर 5 व्यक्ति होते हैं वित्त आयोग में। प्रत्येक 5 साल में एक वित्त आयोग गठित करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अनुच्छेद 280 के तहत ये भी देख लेना, ध्यान रखना। वहीं सैन्य शक्ति की बात करते हैं, वहीं सैन्य शक्ति बात करते हैं राष्ट्रपति की कि अनुच्छेद 53 के क्लोज 2 के अनुसार राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति। हालांकि अभी हाल ही में 2019 में क्या हुआ है कि बीच में एक पद और सृजित कर दिया गया है, सीडीएस का पद, मतलब चीफ ऑफ डिफेंस। ठीक है, नया पद सृजित कर दिया गया जिसका जो अध्यक्ष किसे बनाया गया? वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? और वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस किसे बनाया गया है? बिपिन रावत। तो तीनों सेनाओं और राष्ट्रपति के बीच में एक पद और सृजित कर दिया गया है सीडीएस का। और जो इस समय सीडीएस है, पहले सीडीएस है कौन है? बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति यानी कि डिप्लोमेटिक पावर। देखो, राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। विदेशों में जो भारतीय दूतावास है वहां के लिए राजदूत और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है और विदेशों से जो भी संधि समझौते किए जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। मतलब भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाकर समझौते करके आए, लेकिन वो नाम किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति के नाम से विदेशों से हमारे संधि और समझौते होते हैं। अभी लास्ट जो हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, देखो बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां हमारे भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से ली गई है। कहाँ के? जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई है। बीमर संविधान जो 1833 में बना था। ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध है वो जर्मनी के संविधान से जो है लिए गए हैं। भारत में राष्ट्रपति आर्टिकल अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 352। यानी कि अगर राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाए या ऐसा मतलब राष्ट्रपति को ये जानकारी मिल जाए कि युद्ध के द्वारा या बाह्य आक्रमण के द्वारा या सशस्त्र विद्रोह के द्वारा भारत की सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब तक राष्ट्रपति ने आर्टिकल 352 के तहत 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। पहली की थी 1962। ठीक है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण। ठीक है, दूसरी बार आपातकाल की घोषणा की गई 1971। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। और तीसरी बार 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर ये लगा था। आंतरिक अशांति, ये उस समय जो प्रधानमंत्री थी उस समय, आपको पता ही है, श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी 25 जून 1975 को। ठीक है, और ये आंतरिक अशांति जो शब्द है ये 44वें संविधान द्वारा 44वां संविधान संशोधन हुआ है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में से हटाकर क्या कर दिया गया है? इसकी जगह नया शब्द सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति की जगह 44वां संविधान संशोधन होता है, सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया है। ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये इमरजेंसी लगाई थी। ठीक, तो अब तक भारत में 3 बार जो है आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा हो चुकी है। वहीं पर बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। ठीक, सेकंड है राष्ट्रपति शासन। आपको पता ही है राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के अनुसार
राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। मतलब अगर राष्ट्रपति को उस राज्य के राज्यपाल से ऐसा प्रतिवेदन मिल जाए कि वहां का जो तंत्र है संवैधानिक रूप से चला नहीं चल सकता, यानी या फिर वहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आर्टिकल 356 के अनुसार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है और वहां की जो सत्ता है वो अपने हाथ में ले सकता है, वहां का शासन अपने हाथ में ले सकता है। और नेक्स्ट है लास्ट, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 के अनुसार लगता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। हालांकि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो आर्टिकल 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति की शक्तियां जो आज हमने पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होंगी। आप इन्हें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जितने आर्टिकल है ये सारे आर्टिकल आप यहाँ से याद कर लेना, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।